और उन्हें अवेयर कराते रहेंगे कि क्या चीजें हम विद्यापीठ में करंटली अभी कर रहे हैं और क्या चीजें जो हैं हम आगे करने वाले हैं। बच्चे करंटली किस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, और कहां कहां हमें पेरेंट्स की मदद चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं वो इस फील्ड से बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते, तो ऐसे केस में ये एक मीडियम, ये डिजिटल संवाद एक मीडियम, हमने एक चैनल क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि मैक्सिमम लोग अवेयर हो पाए कि उनका बच्चा जो है वो किस एनवायरनमेंट में पढ़ रहा है और कौन से टेस्ट को वो लिखने वाला है, उस टेस्ट का क्या पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है, इसके बारे में हम बातचीत कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। इनफ लोग आ गए हैं और लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो सर, आज का कुछ एजेंडा है हमारा जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। उस एजेंडा में ये अभी कम्युनिकेशन वन वे चलेगा, आप लास्ट में क्यूएनए सेशन हम लोग रखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। क्या पेरेंट संवाद है, डिजिटल संवाद है। मैंने आपको बताया था कि लोकल स्पोक पर्सन जो होते हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ गुड़गांव के, वो आपसे बातचीत करते हैं और डिस्कशन करते हैं। किन किन चीजों पे डिस्कशन होता है सर, वहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इसकी। आज के ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे हमारे, उनमें क्या क्या इनिशिएटिव्स हमने रिजल्ट के लिए लिए हैं। देखिए, हर पेरेंट, हर बच्चा जब भी किसी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि उसका रिजल्ट बहुत बेहतर हो जाए। क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जाता है, तो वहां कुछ रिजल्ट को लेके पैरामीटर्स जो हैं वो यूज किए जाते होंगे। तो वहां से हमें समझ में आता है कि हमारा जो है बच्चा जिस जगह जा रहा है वहां पे क्या क्या चीजें कराई। कुछ तो अलग कराया जा रहा होगा स्कूल से या किसी चीज से जिससे उसका रिजल्ट और बेहतर हो जाए, या दूसरी जगह से जिससे उसका रिजल्ट और बेहतर हो जाए। तो पीडब्ल्यू गुड़गांव जो है वो क्या क्या इनिशिएटिव्स जो है वो इसके ले रहा है, आज उस पर हमारा एक डिस्कशन है। दूसरा, पेरेंट अवेयरनेस हमने इसमें एक आज के लिए कनेक्ट के लिए रखा है, जिसमें हम एकेडमिक्स पे पेरेंट कैसे कैसे बच्चों को चीजों को ठीक कर सकते हैं उन पे हम बातचीत करेंगे। एआईटीएस एक एग्जाम, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारी शुरू होने वाली है। उस टेस्ट सीरीज का जो है सर, मैं आज थोड़ा सा ब्रीफ आपको करके दिखाऊंगा कि क्या उसमें हम पूछने वाले हैं और कैसे उसकी तैयारी करें। लास्ट में हमने एफएक्यूज रखे हैं कि क्या जो बच्चा यहां पे पढ़ रहा है उसके केस में पेरेंट्स को लगता है कि कौन सा स्कोर मेंस के लिए अच्छा है, कौन सा स्कोर एडवांस के लिए अच्छा है, हम कितना स्कोर कर लें कि हमारी एक रैंक जो है वो सिक्योर हो जाए। तो आज इसी एजेंडा के साथ हम लोग अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो करंटली सर हम इस समय एक चीज हमने रीसेंट डेज में स्टार्ट किया है, जिनमें सबसे पहले हमने शुरू किया है डिटेल्ड एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस को शेयर करना शुरू किया है स्टूडेंट्स के साथ। इसके कुछ वीडियोस बच्चे की ऐप पे हम लोगों ने, राकेश सर हमारे रीजनल एकेडमिक हेड हैं, उनके तरफ से बनाए गए हैं और उसमें हमने उस वीडियोस के थ्रू बच्चे के साथ रिजल्ट एनालिसिस को शेयर करना शुरू किया है। मैं दिखाऊंगा भी किस तरीके का रिजल्ट एनालिसिस होता है और क्या हमारा थॉट प्रोसेस होता है उसके पीछे। उसके अलावा बच्चे के साथ उसकी क्लास में उसके जो मेंटर हैं या किसी किसी केस में मेरे द्वारा ये रिजल्ट जो है हर टेस्ट के बाद बच्चे के साथ पूरा शेयर करते हैं हम लोग, एनालिसिस शेयर करते हैं पूरा, ताकि हमारे बच्चे को पता चले कि वो किस जगह स्टैंड कर रहा है। अब देखिए, मान लेते हैं एक फेज में तकरीबन 10,000 बच्चा है 11वीं क्लास में पूरे पीडब्ल्यू में। तो अगर उन बच्चों ने पेपर लिखा और हमारे बच्चे के जो नंबर हैं वो किसी कैटेगरी में, पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल किए, तो मुझे लगता है कि वो नंबर कम है या ज्यादा है उसका मुझे पता नहीं चलता, बस मुझे रैंक पता चलती है, इंडिविजुअल रैंक पता चलती है कि सब्जेक्ट में रैंक क्या रही, ओवरऑल रैंक पता चलती है। पर उससे कभी कभी बच्चा जो है डीमोटिवेटेड फील करने लगता है, क्योंकि वो कंपैरिजन किससे करता है कि 360 मार्क्स का अगर एडवांस का पेपर था तो मैथमेटिक्स में 120 मार्क्स, एग्जाम्पल के तौर पे कि 120 मार्क्स उस बच्चे ने मैथमेटिक्स में मिलने चाहिए थे,
डिस्ट्रीब्यूशन 3 का किया, 120 120 120, और उसके अगर लेट्स से 30 नंबर आए तो उसे लगता है मेरे 30 नंबर आए वो ज्यादा थे, कम थे, किस जगह पे वो स्टैंड कर रहा था, उसका जो डिस्कशन है वो अब हमने करना शुरू किया है। उसका एनालिसिस कैसा होता है, लेट मी शो यू अ पिक्चर। इस तरीके का एक एनालिसिस रिपोर्ट हम लोग बना के बच्चे के साथ शेयर करते हैं सर। अब इसमें क्या है, ये अभी रिसेंटली एक फेज था, थर्ड फेज, जिसमें एडवांस का पेपर हुआ था। एडवांस के पेपर में एक बच्चे ने जो स्कोर किया उसके बेसिस पे हमने ये एवरेज निकाला। ये एवरेज हमने निकाला और उसको हम कैसे रीड करते हैं टेबल को, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए सर, इसमें 130 नंबर से ज्यादा जिस भी बच्चे के नंबर आए वो कितने परसेंट बच्चे थे उस पर्टिकुलर फेज में, वो 44% बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 44% स्टूडेंट्स आर देयर हु हैव स्कोर्ड अभी भी नहीं, यहां से कोई बोलने लगा, सॉरी। तो 44%, 44 स्टूडेंट्स उस फेज में थे जिन्होंने 130 से ज्यादा स्कोर किया। ये एडवांस का पेपर था। उन 44% बच्चों में कितने उनके मार्क्स, जो 130 में कितने परसेंटेज मार्क्स का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे के लेट्स से 140 मार्क्स आए तो उस बच्चे के 140 मार्क्स लाने में फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, और मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। अब ये एवरेज जो है ये कहां पे है, 45, 48 और 39 मिला के 100% स्कोर नहीं बनता है सर। ये हमने एवरेज लिया हुआ होता है 130 से जितने ज्यादा स्कोर किया है बच्चों ने, लेट्स से 10 बच्चे ऐसे थे पूरे फेज में जिन्होंने 130 नंबर से ज्यादा स्कोर किया, तो उनके फिजिक्स के जितने नंबर आए उनका परसेंटेज एवरेज है ये। केमिस्ट्री के सबके नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर दिया तो उसका परसेंटेज एवरेज है ये, और मैथमेटिक्स के केस में भी परसेंटेज एवरेज है ये। इससे हम क्या बताना चाहते हैं, इससे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर एक बच्चा जो है जिसने 130 से ज्यादा नंबर स्कोर किया उसका केमिस्ट्री का स्कोर सबसे ज्यादा था, और उन सारे ही बच्चों में एक चीज देखी गई कि उन बच्चों का मैथमेटिक्स का स्कोर सबका कम था। इसका मतलब मैथमेटिक्स का पेपर उन बच्चों को हल्का सा टफ लगा। तो अगर हमारे बच्चे के भी 140 130 से ज्यादा नंबर है तो उसको भी मैथमेटिक्स का पेपर रिलेटिवली टफ लगा होगा, फिर उसे फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा इजी लगा, और सबसे इजी उसे केमिस्ट्री का पेपर लगा। ये हमारा एनालिसिस होता है। अब क्या होता है, मान लेते मेरे नंबर तो बहुत ज्यादा आए पेपर में लेकिन मेरी रैंक कम या ज्यादा हो गई, तो ऐसे एनालिसिस से हमें क्लियरली समझ में आता है कि पेपर अगर इजी रहा होगा तो ऑब्वियसली नंबर ज्यादा ही आएंगे, लेकिन पेपर अगर टफ रहा होगा तो नंबर हल्के कम होंगे। तो उससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है। फिर से इसकी एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि 130 से 90 के बीच में मेरे पास कुछ 29% बच्चा जो है वो लाए किया। उन 29% बच्चों का उस पूरे फेज में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उनमें से 29% बच्चों ने स्कोर किया 90 टू 130 के बीच में। उसमें 27% बच्चा ऐसा था जो इस स्कोर में, जो उसका स्कोर आया उसमें फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन 27% का रहा, केमिस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 32% का रहा, और मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन 28% का रहा। इसका मतलब इस सेगमेंट में लाए करने वाले बच्चों को फिजिक्स का पेपर रिलेटिवली टफ लगा, केमिस्ट्री का पेपर सबसे इजी लगा, और मैथमेटिक्स का पेपर बीच में लगा।
तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारे बच्चे को कौन से हिस्से पे काम करने की जरूरत है। ये डिस्कशंस अब हमने अपनी क्लासेस में करना शुरू कर दिए हैं। इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है, ना हम किसी बच्चे का नंबर एक दूसरे को डिस्क्लोज करते, लेकिन ये लिस्ट से हमें आइडिया लग जाता है कि जिन बच्चों को एनालिसिस शेयर किया गया उससे बच्चे को पता चल जाएगा कि उसे किस जगह काम करना चाहिए, और मेंटर डायरेक्टली उससे कनेक्ट करके उसके मार्क्स देख के सीधा सीधा उसको बता देता है कि बेटा इस जगह पे काम करने की जरूरत है, या यहां आपको पीवाईक्यूज या दूसरी चीजों को बढ़ा देना चाहिए। इस टाइप के रिजल्ट एनालिसिस से हमारी चीजें जो है वो क्रिस्टल क्लियर सबको समझ में आ जाती हैं बच्चे को। ये हमने आजकल बच्चों के साथ शेयर करना शुरू किया है सर। दूसरा, अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो उसके केस में वो बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं बच्चे के लिए, रेगुलर तो सारी दुनिया कर रही है, आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो हमने सर पहली चीज जो हमने जैसा प्रॉमिस किया था वो हमने गुड़गांव सेंटर में फॉर्म भी किया। हमने ऑल इंडिया रैंकर्स बैच बनाया अपना। जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ पे उनका रैंकर बैच का फॉर्मेशन हुआ। रैंकर बैच में वो बच्चे रखे गए जिनका रिगरस टेस्टिंग हुआ, 3-3 4-4 टेस्ट लिखने के बाद, इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद, तब जाके हमने उनको रैंकर बैच में डाला, जिसका पेपर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है, सिलेबस अलग आता है, पेस अलग रहता है, और चीजें जो है थोड़ी फास्ट पेस्ड पे चलती हैं। फिर इसके बाद पेरेंट, ऑब्वियसली पेरेंट टीचर्स, ऐसा तो है नहीं रैंकर का जो हमने बैच बनाया उसमें सारे बच्चों ने बहुत अच्छा कर दिया। उसके बाद फिर क्या, जो बचे हुए बच्चे जो उस बैच में समहाउ नहीं जा पाए, या तो लेट एडमिशन की वजह से या उन्होंने पढ़ना नहीं शुरू किया था उस समय पे, तो उन बच्चों के लिए हमने क्या किया है, उन बच्चों के लिए हमने नेशनल लेवल पे एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है सर, जिसका नोटिफिकेशन अभी बच्चों को आने लग जाएगा, या पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट करके जो भी अच्छा करने वाले बच्चे हैं उनको ये बातें बताई जाएंगी। इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कराया जाएगा। जो रेगुलर पेपर 21 दिन के ड्यूरेशन में इसका होता है उससे ये थोड़ी सी अलग है। इसका टेस्ट का पैटर्न बिल्कुल अलग होगा, थोड़ा टफ होगा टेस्ट बाकी रेगुलर माइलस्टोन के कंपैरिजन में। तो वीपी एयर जो हमारे एयर बैच वाले बच्चे हैं, ऐसा ही रेलेवेंट उनके लिए भी प्रोवाइड किया गया है। मतलब गुड़गांव विद्यापीठ में हम एक भी ऐसा बच्चा नहीं छोड़ रहे हैं जो बच्चा मेहनत कर रहा है काफी ज्यादा, चाहे वो लेट एडमिट हुआ हो, चाहे उसने पहले एडमिशन लिया हो, या उसने अब मेहनत करना शुरू किया है। हम टेस्ट ऑन टेस्ट हर बच्चे से उसके मार्क्स को एनालाइज करके, अगर वो बेहतर करता जा रहा है डे बाय डे, तो हम उसके लिए ये काम हमने शुरू कर दिया है। एयर बैच ऑलरेडी फॉर्म हो गया है सर। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल स्टार्ट होने वाली 31 तारीख को इसका पहला पेपर है। इसके बाद बाकी और हमने क्या करना शुरू किया है, हमने जेई एडवांस का पैटर्न थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। लास्ट जब पेरेंट डिजिटल कनेक्ट में हम मिले थे तो मैंने जेई मेन के पैटर्न को वहां पे डिस्कस किया था। जेई एडवांस के पैटर्न को इस मीटिंग में डिस्कस करना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो सकता है, तो इस वजह से हम लोगों ने उसके शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। वो शॉर्ट वीडियोस हमने अपने कम्युनिटी चैनल पे डाला, हमने बच्चों को लिंक के थ्रू ऐप पे प्रोवाइड कराया, जिसमें हमने ओएमआर को कैसे भरा जाए उस पे एक वीडियो बनाया था, और एक दूसरा वीडियो हमने बनाया किस चीज पे कि कैसे मार्किंग स्कीम को अंडरस्टैंड करना है ताकि पेपर में आपको दिक्कतें ना हो। और ये वीडियो का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। तो अभी हमने जेई एडवांस के पैटर्न पे जेई एडवांस को एनालाइज करते हुए और हर टेस्ट के बाद वीडियो बनाने का प्लानिंग किया है, ताकि हम बच्चों को जो रिजल्ट एनालिसिस में आपको दिखा रहा था वैसा ही एक एनालिसिस प्रिपेयर करके हम बताएं कि कौन सा पेपर कहां स्टैंड कर रहा था, वो डिफिकल्ट था, इजी था, मॉडरेट था, कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में जा रहा था। डिस्कशंस टेस्ट के क्लास में भी होते हैं, लेकिन एनालिसिस के डिस्कशंस जो हैं अब हम बच्चों के साथ दोबारा करना शुरू करते हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। अब हर किसी का कहना है आप तो सर जेई 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 की बातें करते हैं,
लेकिन जब हम पीडब्ल्यू विद्यापीठ आए थे तो ऐसे केस में हमसे बोला गया था कि हमारे बोर्ड पे भी बड़ा ध्यान दिया जाएगा। तो ऐसे केस में क्या बोर्ड पे हमारे ध्यान दिया जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो इसके लिए हम लोग लेके आए हैं अर्धशतक 2.0 सर। ये लास्ट ईयर अर्धशतक हमने लॉन्च किया था, जिसमें हमने एक 15 दिन का विंडो निकाला था। उस 15 दिन की विंडो में हमने बच्चों को पेपर्स डिस्कस किए थे। इस साल भी सेम ही चीज रिपीट की गई है, और उसमें किया क्या गया है कि बच्चों के ऐप पे एक अर्धशतक का टैब बनाया गया है। उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं अच्छे अच्छे बोर्ड के लेवल के, उनको निकाला गया है, और उन क्वेश्चंस को हमने वीडियो सॉल्यूशंस बना के वहां पे डालना स्टार्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा, हर एक चैप्टर के तकरीबन 26 से 30 क्वेश्चन, 26 to 30 क्वेश्चंस का जो है वीडियो सॉल्यूशन बना के हमने वहां पे डाला है। बच्चे की ऐप पे आप जाके देख पाएंगे, वहां पहले उन क्वेश्चंस को डाला गया है और अब उनके सॉल्यूशंस को डाला गया है। प्लस कमिंग डेज में हमने कम्युनिटी पे एक मैसेज फ्लोट किया था, जिसमें हमने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के इंडिविजुअल पेपर्स को, मिनी मॉक पेपर्स को शेड्यूल किया है, जिसमें एक फॉर्म को रोल आउट किया गया है कि बच्चा उस फॉर्म को भर के वो बोर्ड का पेपर लिख सकता है, बिल्कुल बोर्ड एनवायरनमेंट की तरह, और कॉपी भी वैसे ही चेक होगी उसकी। प्लस अगर कोई बच्चा चाहता है नहीं मुझे 3 घंटे का पूरा पेपर लिखना है, तो वो 3 घंटे का पूरा पेपर भी ऑप्ट कर सकता है। अब इसके अलावा फिर से पेरेंट की क्वेरी होती है कि आपने बोर्ड के लिए अलग से अर्धशतक निकाल दिया क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन जो बच्चे लैक कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे वो स्कूल के यहां पे जेई के एग्जाम्स में हो, कभी कभी होता है एक चैप्टर, पूरा चैप्टर टीचर ने बहुत मेहनत से पढ़ाया और उसके केस में बच्चे को कोई छोटा सा सेक्शन जो है वो समझ नहीं आया, तो ऐसे केस में वो बच्चा अपने आप को बाकी बच्चों से पिछड़ा हुआ मानने लगता है। तो उसके लिए पीडब्ल्यू विद्यापीठ गुड़गांव क्या कर रहा है, उसके लिए हम लेके आए हैं सर हौसला सेशंस, जो पिछले 1 महीने से हम लोग सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहे हैं। इस केस में बच्चे को कुछ नहीं करना होता, इस केस में बच्चे को एसएसटी डेस्क पे जाना होता है और वहां जाके एक स्कैनर लगा हुआ है जिसको जाके गूगल फॉर्म भरना होता है। उसको भरने के बाद 48 वर्किंग आवर्स के अंदर हम उसकी क्लास को शेड्यूल कर देते हैं। मैंने क्लासेस में पर्सनली जाके अनाउंस भी किया है। म्यूट है क्या बच्चे? आप एक बार कनेक्ट कीजिए। पर्सनल सेशंस जो है, हाँ हौसला सेशंस में मैंने बच्चों को जाके कम्युनिकेट किया है कि अगर किसी भी बच्चे का हौसला सेशन कंडक्ट नहीं होता है, वो पर्सनली मुझे रीच आउट करें, मुझे बताएं, और कुछ कुछ बच्चे बता भी रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स जो मुझसे आके मिले हैं, उनके सेशंस को हमने कंडक्ट करके इसको एकदम स्मूथ कर दिया है। अब इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है? एक बच्चे ने जाके हौसला सेशन भरा कि मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट मुझे नहीं समझ में आया, मुझे वापस क्लास चाहिए। तो हौसला सेशंस में ये 1-to-1 इंटरैक्शन क्लासेस होती हैं। इसमें एक टाइम पे एक टीचर और मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट अगर एक होगा तो भी क्लास कंडक्ट होगी, क्लास मतलब बैठ के 1-to-1 कॉपी पे पढ़ाया जाता है। 2 स्टूडेंट भी हो तो भी पढ़ाया जाएगा, 3 भी हो तो भी, मैक्सिमम 4 स्टूडेंट इसमें हम लोग रख सकते हैं ताकि वो 1-to-1 कनेक्ट बच्चे के साथ हम लोग बना सकें। सेशंस आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक का पूरा हो सकता है। आधे घंटे का भी हो सकता है अगर छोटा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है 1 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, और मल्टीपल सेशंस भी बच्चा प्लान कर सकता है। तो बच्चा इसमें हौसला सेशन का इस्तेमाल करके बोर्ड के लिए भी बेनिफिट उठा सकता है सर, और जेई में जिन टॉपिक्स में उसको दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए भी ये हौसला सेशंस का लुत्फ उठा सकता है। तो हमने अर्धशतक बोर्ड के लिए कवरेज दिया,
हमने हौसला सेशन बोर्ड प्लस जेई के लिए कवरेज दिया, हमने एयर बैच के बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत अच्छा पहले से कर रहे थे उनके लिए एयर बैच बनाया, और जिन बच्चों ने बहुत अच्छा अभी करना शुरू किया है उन बच्चों के लिए हमने एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। आते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं डीपीपी के क्वेश्चन लगाने में, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाने में। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें? ऐसे केस में हम वो टैब, तो ऐसे केस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमने डीपीपी के सेपरेट डिस्कशन सेशंस लगाने स्टार्ट किए, जिसमें मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था। मैथमेटिक्स के ईदर ऑन सैटरडे और ऑन संडे हम लोग डीपीपी डिस्कशन सेशन 1 घंटे का ऑनलाइन लगाते ही लगाते हैं। वो हाइब्रिड मोड में होता है और वो शाम को इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हर क्लास में जाके इसकी अवेयरनेस हम देते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को बोलें, बताएं कि ये डीपीपी सेशन जो है इसे जरूर वो ज्वाइन करें। डीपीपी क्लास में भी डिस्कस होते हैं, लेकिन अलग से अगर कोई चीज कहीं स्किप हो जाए तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, या कभी कभी बच्चे बाद में उसको अटेम्प्ट करते हैं, उसके वीडियो सॉल्यूशंस बच्चे तक पहुंच जाए, हमने ये शुरू किया है, जो पिछले 2-3 महीने से हम लगातार करते आ रहे हैं सर। प्लस सेपरेट मॉड्यूल डिस्कशन क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट करना हमने शुरू किया है 12th बैचेस में। 11th में हमने अभी उसे नहीं शुरू किया है, 12th में हमने उसको शुरू किया है, और उसे रिसेंटली 10 डेज ही हुआ है, मैं ज्यादा पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। मॉड्यूल जो है उसका फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज मैंडेटरी है हर बच्चे के लिए सॉल्व करना। मॉड्यूल की अगर वो एक्सरसाइजेस बच्चा छोड़ता है, उसका एक एक क्वेश्चन बच्चा अगर नहीं सॉल्व करता है, तो उसको बहुत दिक्कतें टेस्ट पेपर्स में आती हैं। तो हमने इनका वीडियो सॉल्यूशन, ऑल्दो हम क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं, वो भी वीडियो सॉल्यूशंस बन रहा है, पर कोई सेग्रीगेटेड सॉल्यूशन बैंक कहीं पे नहीं था। वो हमने इस जगह पे अच्छे अच्छे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कलेक्ट करके बनाना हमने स्टार्ट किया है। ये यहां पे अपडेट्स थे सर कि अभी तक हम पीडब्ल्यू गुड़गांव में क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि इस पूरे सेशन में, फर्स्ट मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि हमारा टारगेट जो है इनिशियली वो इन 4 हिस्सों पे चलेगा। पहला, क्या क्या इनिशिएटिव्स हमने रिजल्ट के लिए लिए हैं। दूसरा, पेरेंट्स को हम अवेयरनेस देंगे कि एकेडमिक्स में वो कैसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट्स जो है बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करें, हम ये नहीं कह रहे पेरेंट्स उनको टेक्निकलिटीज बता दें, पर हम बस ये कह रहे हैं कि अगर बार बार जो पॉइंट्स आज हम कवर करेंगे, अगर वो बार बार पॉइंट्स बच्चों के साथ डिस्कस भी होते रहें, तो बच्चे के दिमाग में एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट होता रहता है धीरे 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 धीरे, और बच्चा उस चीज को अलाइन करने लगता है। और एक बार बच्चा जब उस थॉट प्रोसेस से, जो सेम बात वो टीचर से सुन रहा है और सेम बात जब वो पेरेंट से सुन रहा होता है, और कॉन्टिन्यूसली अलाइन करना शुरू कर देता है, तो उसी शेप में वो आ जाता है और चीजों को उसी हिसाब से करने लगता है जैसी रिक्वायर्ड है टेस्ट के लिए। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार वो इस सेशन को लें और बताएं कि हम क्या क्या किस किस जगह कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। सर ने आप लोगों को बताया कि पेरेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऑब्वियसली एक बच्चे की जर्नी में सबसे ज़्यादा होता है। हमारे साथ तो जो बच्चा होता है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लेकिन आप तो उसको पूरी तरह जानते हो, तो आपको पता है कि वो कहाँ पे क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो हम आपसे जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आपके एंड से क्या सपोर्ट चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि बच्चे का क्लास के अंदर और कैंपस के अंदर जो डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा, अगर बच्चे को क्लास के अंदर वो अटेंटिव रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा क्लास के अंदर, ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट करेगा अपने टॉपिक्स पे, और उसके मार्क्स भी इम्प्रूव करेंगे। अब इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चा कैसे क्लास के अंदर, कैंपस के अंदर डिसिप्लिन रहे। हम डे टू डे लाइफ में उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि बेटा आज क्लास में क्या हो रहा है, कैसे आपने पढ़ा, अच्छा इस टीचर ने क्या पढ़ाया। इससे क्या होता है कि हमें बच्चे का एक माइंडसेट पता चलता है कि वो क्लास के अंदर कैसे काम कर रहा है। तो हमें बच्चे को ये भी मोटिवेट करना है, ये भी प्रमोट करना है कि वो क्लास में डिसिप्लिन रहे, कैंपस के अंदर जो भी उसके टीचर्स, जो भी उसके नॉन एकेडमिक स्टाफ है, जो उसको बोल रहे हैं वो उसको फॉलो करे। दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है चीटिंग। कई बार बच्चा क्या करता है, उसको लगता है कि हमारे मार्क्स ज्यादा दिखे, इसलिए वो चीटिंग करने लग जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार क्या होता है ना कि मैंने जैसे बच्चों से मैं बात करती हूँ, तो बच्चों को ये एक टेंशन रहता है कि पेरेंट्स रिजल्ट देखेंगे, और उन्हें लगता है कि हम पेरेंट्स की नजरों में अच्छे बने रहें, कि हमारे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो चीटिंग करने लग जाते हैं। तो हमें बच्चे को कई बार ये भी समझाना पड़ेगा कि चीटिंग करके नंबर लाना और रियल में आपके नंबर लाने में फर्क है। क्योंकि वो यहाँ तो चीटिंग मान लो कर लिया, पेपर में एंड में जाके तो चीटिंग नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली जो रियलिटी है वो हमें दिखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें एज अ पेरेंट बच्चे को इतना प्रेशर भी नहीं करना है कि नहीं आपके मार्क्स अच्छे आने ही चाहिए। कई बार बच्चा इसमें क्या करने लग जाता है, चीटिंग भी करने लग जाता है। हाँ, लेकिन हमें साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व भी करना है, क्या बच्चा ऐसी प्रैक्टिस में जा रहा है। अगर हमें लगता है कि वो चीटिंग कर रहा है, तो हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार हमसे भी आप कनेक्ट करें, ताकि हम भी आपको बता पाएं कि बच्चे का क्लास में क्या परफॉर्मेंस है, आप उसको एनालिसिस कर पाएं कि बच्चा चीट कर भी रहा है या नहीं। तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। द थर्ड वन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। क्या होता है ना कि जेई के पेपर में आप सबको पता है कि पूरा पेपर सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। कुछ पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो पेपर का लेवल मेंटेन करने के लिए ही आते हैं। अब अगर हम उस पॉइंट पे अगर ये सिलेक्ट कर पाए कि हमें कौन से क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं और कौन से अभी छोड़ देने हैं, जितना जल्दी हम इसको डिसाइड कर लेंगे, उतना अच्छे से हम उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। कई बार क्या होता है ना, बच्चा क्या करता है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करता है, और जब वो सारे क्वेश्चन कोशिश करता है सॉल्व करने की, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छोड़ देता है जहां वो अच्छा कर सकता था और उसने नहीं किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मैं मार्क्स गेन कर सकता हूँ और कहाँ पे मुझे छोड़ देना चाहिए। तो अगर हम बच्चे के अंदर भी ये चीज देखें कि उसके अंदर ये सिलेक्टिव पावर है या नहीं है, या हम बच्चे से इस तरीके से बात करें, क्या उसका ये माइंडसेट है, या वो पूरे चैप्टर को इस तरह ले रहा है, या ये पूरे टेस्ट को इस तरह ले रहा है कि नहीं मुझे तो 1 से लेके एंड तक करना ही करना है। तो इसमें बच्चा लैग कर जाता है। द लास्ट वन, प्रॉपर ओएमआर फिलिंग। ये तो हम सबको पता है, अगर हमने पेपर कितना भी अच्छा करा, हमने पूरे क्वेश्चन सही सॉल्व कर दिए, लेकिन अगर हमने ओएमआर ही गलत भर दी, फिर तो कोई फायदा नहीं है क्वेश्चंस करने का भी। तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें बच्चे से बात करनी पड़ेगी, क्या वो ओएमआर गलत भर रहा है। अगर इनकेस ऐसा होता है, तो मेरा तो इसमें एक सजेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी ओएमआर को यहाँ से हमसे ले लें और वहां से प्रिंट आउट ले लें, 100 प्रिंट आउट इसके करा लें। जब घर पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो साथ साथ में ओएमआर फिलिंग करो, ताकि आपके जो क्वेश्चंस के गलत ओएमआर फिल करने के चांसेस हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, अगर आपने बहुत सारे ओएमआर भरे होंगे। तो आप जब घर में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जब आप घर में भी मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, तो आप ओएमआर फिलिंग करो उस टाइम पे। एक तो इससे आपको टाइम का भी अंदाजा होगा कि हम कितने टाइम में क्या कर रहे हैं, और दूसरा आप ओएमआर में जो गलतियां करते हो वो गलतियां भी आपकी कम हो जाएंगी। तो ये एक मेरी तरफ से सजेशन है, आप मान सकते हैं। उसके बाद आता है पेरेंट्स की अवेयरनेस, कि पेरेंट्स को कहाँ कहाँ अवेयर होने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होता है ना कि हम बच्चे से एक बार पूछ लेते हैं कि बेटा होमवर्क कर रहे हो, बच्चे ने कह दिया हाँ पापा कर रहा हूँ, हाँ मम्मी कर रहा हूँ, हम मान लेते हैं। कई बार हम उससे ये भी बोल सकते हैं कि बेटा एक बार कॉपी दिखा दो,
अब ये बात सच है कि बहुत बार हमें ये समझ में नहीं आएगा कि उस कॉपी के अंदर उसने कौन से क्वेश्चन गलत सॉल्व करे हैं, कौन से सही सॉल्व किए हैं, बट हम उसके नोट्स अगर एक बार चेक करेंगे ना, तो हमें एक बार ये पता चल जाएगा उसके नोट्स देखने के तरीके से, क्या वो क्वेश्चन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके नोट्स प्रॉपर है भी या नहीं है। तो कई बार ना हम उसके क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं, घर में हम उसकी होमवर्क नोटबुक जो है वो चेक कर सकते हैं। कुछ नहीं है, हम पेज भी पलट लेंगे ना अगर, तो बच्चे को इससे दो काम होंगे। एक तो बच्चे के मन में डर आएगा कि यार पापा कभी भी देख लेते हैं, मम्मी कभी भी होमवर्क मेरा चेक कर लेती है, तो मुझे होमवर्क एक तो प्रॉपर करना है। दूसरा ये भी होगा कि आपको भी पता रहेगा कि बच्चा सच में पढ़ भी रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है। दूसरा काम ये है कि मॉड्यूल में कौन सी एक्सरसाइज उसको करनी ही करनी है। मॉड्यूल के अंदर उसकी जो स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइज हैं, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है, वो उसको करनी ही करनी है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा क्या बच्चा वो एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी आप उसके मॉड्यूल मंगवा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि बेटा अच्छा खोल के दिखाओ कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ यहाँ पे। आपको उसके करने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि उसने पहले किया भी है या नहीं किया है। तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। डीपीपी तो करने ही है, डेली प्रैक्टिस पेपर, वो बच्चे करते भी होंगे, आप लोग शायद चेक करते भी होंगे, और अगर आप नहीं करते हैं चेक तो प्लीज इसको भी आपको चेक एक बार तो करना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मोर फोकस ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन बाय स्टूडेंट। कई बार बच्चा क्या करता है ना, घर पे भी जाके लेक्चर देख रहा होता है, दिन भर लैपटॉप के सामने बैठा है, आईपैड के सामने बैठा है, फोन के सामने बैठा है। जब भी हम उससे पूछते हैं बेटा पढ़ रहे हो, उसका पढ़ने का मतलब होता है लेक्चर देखना। हाँ मैं लेक्चर देख रहा हूं। तो अगर कोई बच्चा एक बार क्लास के अंदर अटेंटिव था, क्लास के अंदर टीचर ने नोट्स भी बनवा दिए, तो आपको बार बार लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बार बार लेक्चर क्यों देख रहे हो? तो पढ़ने का मतलब बार बार लेक्चर देखना नहीं है, उस बच्चे को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हमें ये भी देखना है कि वो पढ़ने का मतलब क्या लेक्चर देख रहा है लैपटॉप के सामने बैठ के, या वो सच में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो हमें उसको ये प्रमोट करना है, उसको ये बताना है कि बेटा लेक्चर तो आप क्लास के अंदर भी देख रहे हो। अगेन वही पॉइंट है, अगर वो क्लास के अंदर डिसिप्लिन्ड होगा, अगर वो अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन में होगा, तो क्लास का उसको क्लास में ही समझ में आ गया होगा, और उसको बाद में लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ये लास्ट पॉइंट आता है कि फोन, आजकल हर बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत पास आता जा रहा है। थोड़ा सा पढ़ना है, फोन में क्वेश्चंस देखेंगे, और जब हम फोन में क्वेश्चंस देखने जाते हैं, फोन में लेक्चर देखने जाते हैं, आप सबको पता है कि फोन में हम जाते एक टैब खोलने हैं और पहुंच कहीं और ही जाते हैं। हम सब भी यही करते हैं जब हम बड़े हैं, जब हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी हम वही कर रहे हैं। वो तो बच्चे हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। वहां पे एक दोस्त का मैसेज आया, हम वहां पे घूम गए, या हम लैपटॉप में कुछ और देखने लग गए, कोई और नोटिफिकेशन आया और वहां चले गए। तो अगर वो ये सब छोड़ के किताबों से पढ़ना स्टार्ट करे, उसके उसके पास मॉड्यूल्स है, उसके उसके क्लास के नोट्स हैं, डीपीपी हम लोग फिजिकल कॉपी उसको प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ है उसके पास, तो बेटर है ना कि वो किताबों से पढ़े। हर वक्त फोन यूज करेगा, लैपटॉप यूज करेगा, आईपैड यूज करेगा, तो उस केसेज में क्या होगा ना, वो पढ़ाई कम करेगा और वो डिस्ट्रैक्ट ज्यादा होगा दूसरी जगह पे, ऐसा हम समझ पाते हैं। आई होप आप भी हमारी बात से एग्री कर पा रहे होंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें ये भी ऑब्जर्व करना है क्या वो बच्चा फोन लेके बैठा है या वो किताबों से पढ़ रहा है, और हमें उसको पुश करना है कि वो किताबों से पढ़े और वो फोन से या किसी भी लैपटॉप या इस टाइप की कोई भी डिवाइस है उससे दूर रहे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा, तभी बच्चे अच्छा कर पाएंगे। बाकी ये जो लर्निंग मटेरियल है इससे रिलेटेड आपको सर बताएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम ने जो बहुत अच्छे इंसाइट्स हमें दिए, उससे ये हमारी रिक्वेस्ट है, सजेशन है पेरेंट्स से, आप और हम सब लोग हमारे बच्चे को सक्सेसफुल बनाने की इस पूरी जर्नी में एक साथ हैं। हम यहां से कुछ काम कर रहे हैं, वो हम आपको ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं कि हम ये काम यहां पे कर रहे हैं, और हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है क्योंकि ये टीम वर्क है, मिलजुल के ही हो पाएगा। इन चीजों के बारे में हमारा लास्ट जो है डिस्कशन
अध्याय 1 में हो गया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने हाईलाइट किया है, एरर नोटबुक। हमने ऐप पे बच्चों को क्लासेस में बताया हुआ है, हर टेस्ट के बाद बच्चे को सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। एक एनालिसिस की शीट जो है वो आपके पास आती है, बच्चे की ऐप में आती है, लेकिन सेल्फ एनालिसिस की शीट जो है वो मैंने डलवाई है। अगर नहीं आई है किसी बैच में तो अभी दोबारा डाल दी जाएगी, उसका आप ले लीजिएगा प्रिंट आउट। हर टेस्ट के बाद आप, अगर आपके पास समय है, एज ए पेरेंट अगर आपके पास संडे का दिन है, समय है, तो आप उसके साथ बैठ के उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मैं अभी शो करूंगा कैसी वो दिखती है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप बच्चे से कह सकते हैं कि उसे भर दें और आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि वो हम ऑलमोस्ट सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उसे भरें ताकि उन्हें ट्रांसपेरेंसी आए खुद से कि कितने परसेंट क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए, कितने उसने सही किए, कितने गलत किए, क्या रीजन था उसके पीछे जो उसकी गलती हुई, वो सारी की सारी चीजें उसको वहां पे दिखाई दें। लेट मी जस्ट शो यू हाउ इट लुक लाइक। टेस्ट एनालिसिस शीट, इसमें देखिए पूरा एनालिसिस यहां पे दिया गया है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ, उसका ऑर्डर क्या था, पहला उसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या अटेम्प्ट किया, ये शीट आपको ऐप पे मिलेगी। उसके बाद कितना टाइम उसने दिया, कितने मिनट फिजिक्स को दिए, कितना केमिस्ट्री को दिया, कितना मैथमेटिक्स को दिया, क्या मार्क्स वो एक्सपेक्ट कर रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, कितने गलत थे, एक्यूरेसी परसेंटेज क्या है। अब ये हुआ सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस। उसके बाद देखिए रॉन्ग क्वेश्चन एनालिसिस, यहां पे डाला गया है पूरा किस वजह से गलती हुई, कैलकुलेशन एरर था, सिली मिस्टेक था, क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क कर दिया ओएमआर में, कॉन्सेप्चुअल एरर था, या कुछ भी था। इस शीट में, ये जो शीट है, इस शीट में हम लोग इस छोटी छोटी चीज में, ये 2 पेज की शीट है, ये मैंने जस्ट एक कॉपी यहां पे लगाया है। लास्ट में बच्चे से इनसाइट्स मांगे गए हैं कि आप क्या एक बड़ा चेंज अपने अगले पेपर में करने वाले हैं ताकि इस पेपर में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को आप सुधार सकें। तो वो पूरा का पूरा एनालिसिस शीट डलवा दी गई है ताकि ये चीज जो है ये बच्चा कर सके। हर टेस्ट के बाद मैं यहां से डलवा दूंगा उसको, और हर क्लास में इसको सैनिटाइज कर दिया गया है ताकि बच्चा उसे निकाल के जरूर भर ले, चाहे वो डिजिटली भर ले, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपने मेंटर से कोशिश करें, पेरेंट्स से उम्मीद है कि बस उस आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। एक बार बच्चा इस शीट को भर के अगर आपको शो कर देगा तो आपको पता चल जाएगा, चाहे आपको सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है या नहीं है, आपको सारा एनालिसिस इस शीट के माध्यम से मिल सकता है। लास्ट जो हमारा अध्याय 1 में डिस्कशन हुआ था वही मैं फिर से कहूंगा, पेरेंट्स सिर्फ बच्चे से, मैम ने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया, सिर्फ बच्चे से आप बात भी बार बार यही करते रहेंगे कि बेटा टाइम को मैनेज करना है, पेपर में टाइम को, ओएमआर को ठीक से फिल करना है, चीटिंग नहीं करना है, अपना एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, अपना रिवीजन का प्रॉपर शेड्यूल जो हम अध्याय 1 में डिस्कस कर चुके थे, मैंने स्लाइड को फिर से रखा है यहाँ पे, कि इसी तरीके से अपने आप टाइम टेबल को मैनेज करना है, घर पे पढ़ाई के आवर्स को निकालना है। आप वहां से पॉजिटिव 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 बच्चों से बात करते रहेंगे और हम यहां से लगातार यही सेम चीज बच्चे से बात करते रहेंगे, तो उसकी मसल मेमोरी में वो चीजें एंटर हो जाएंगी और उसके बाद हमें पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है सर। इसके ये शीट जो उसका बचा हुआ हिस्सा था ये यहां पे है, इसमें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का एनालिसिस दिया गया है, क्यों छोड़ा गया, किस रीजन से अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे, वीकनेसेस क्या रही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वीकनेसेस क्या है उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है। एक्शन प्लान, मैं अभी आपसे वही बात कर रहा था कि एक्शन प्लान पूछा जाएगा पूरा, ताकि आपके पास बस आप बच्चे को पेपर लिखने के बाद ये शीट, प्रिंटेड शीट उसको दे दीजिए, वो भर देगा, आप इसे रखते जाइए। जब भी आप पीटीएम के लिए आते हैं इस शीट को जरूर लेके आइए, पेरेंट के साथ बैठिए और टीचर के साथ बैठिए और इस एनालिसिस को कीजिए। रेगुलर पीटीएम जो हम लगाते हैं उसके अलावा भी आप आ सकते हैं और ये डिस्कशंस कर सकते हैं। ये इकलौता ये डिस्कशन
अगर हमारे बच्चे की जर्नी में 5% भी इंप्रूवमेंट ले आता है सर, वो इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डे बाय डे वो अपने आप को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाता जाएगा। आते हैं आज के लास्ट एजेंडा पे। AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज PW कंडक्ट करता है सर। सितंबर में इसका पहला पेपर होता है। उसी सीरीज का पहला पेपर हमारे 11वीं क्लास के बच्चों का सितंबर 14 को होगा। अब इसमें जो शुरू में चैप्टर्स हुए थे वही कुछ चैप्टर्स आएंगे, ताकि हर फेज का बच्चा इसको लिख पाए। अगर हमारा बच्चा फेज 1 में है तो वो जब रेगुलर माइलस्टोन पेपर लिखता है तो वो फेज 1 के बच्चों के साथ कंपीट करता है, फेज 2 वाला फेज 2 के साथ, फेज 3 वाला फेज 3 के साथ। AITS के माध्यम से हम उन सारे बच्चों को एक साथ ले आते हैं और फिर चेक करते हैं हमारे बच्चा किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। और ये एक बहुत बढ़िया मीडियम होता है जिससे हम उसको क्विकली रिवाइज करवा सकें चीजें। तो उसी में ही कुछ चीजों के लिए मैं बच्चों से बार बार मुलाकात करके उन्हें बताता रहता हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर बच्चे ने अभी तक आपको नहीं बताया है कि AITS 14 सितंबर को है, तो आप बच्चे से अब आज के बाद बात कर पाएंगे। उसमें मेरा बच्चे से साफ साफ कहना है, बेटा मॉड्यूल तो लगा लिया है, DPP भी लगा ली है, अब हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए? हमें JEE मेंस के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, आप PW से भी ले सकते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बच्चे को आइडिया लगता है, जब वो बहुत सारे, देखिए हम क्लास में कराते हैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसके अलावा उसी सेम पैटर्न के 10 क्वेश्चंस PYQs में और मिल जाएंगे उसको। तो जब वो सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली जब वो रेगुलर इंपॉर्टेंट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो जब पेपर में वैसा सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हमारा रिजल्ट हल्का सा इंप्रूव हो जाएगा। जित AITS में फॉर श्योर जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन जो है ट्विस्टेड होंगे, लेकिन वो PYQs पे बेस्ड होंगे। तो यहां मेरी एक और एडवाइस है, जो बच्चे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि वो PYQs जो है वो मेंस के साथ एडवांस के एटलीस्ट सिंगल करेक्ट वाले भी लगा लें। और मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो बच्चों को एनकरेज करें कि बेटा PYQs जरूर सॉल्व करने हैं। जो चैप्टर आ रहे हैं आप बच्चों की ऐप पे जाके देख सकते हैं, उनका प्लानर वहां पे शो हो रहा होगा जिसमें AITS का सिलेबस मेंशन होगा। बाकी ये चीजें ऑलरेडी हमारी मैम ने भी कवर किया, हमने लास्ट डिस्कशंस में भी किए थे कि इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, 1 घंटा एक सब्जेक्ट को देना ही देना है। उसके बाद इजी सेक्शन को सबसे पहले करना है, एक बार पेपर को स्कैन करना है, इजीएस्ट क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, OMR को हर 20 मिनट में भरना है और इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को प्रॉपर मार्क करना है। इन पे सर मैम हमारा डिस्कशन पिछली बार भी हुआ था। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मेरा बच्चा कितना स्कोर करे कि वो JEE मेंस में एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए, और क्या मेरा बच्चा जो अभी करंटली स्कोर कर रहा है वो सफिशिएंट है, इनफ है कि मेरा बच्चा एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एंटर कर जाए। क्या स्कोर JEE एडवांस के अंदर गुड स्कोर कंसिडर किया जाता है? क्या स्कोर गुड स्कोर कंसिडर किया जाता है JEE मेंस के अंदर? सर JEE मेंस की अगर बात की जाए तो अगर JEE मेंस के पेपर में आपके 80 मार्क्स हैं तो आप 93, 80 से 100 मार्क्स के बीच में आप 93 से परसेंटाइल के आसपास स्कोर करते हैं। 93 मतलब आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप 100 टू 120 मार्क्स के आसपास आप स्कोर करते हैं, बच्चा अगर आपका स्कोर करता है, तो आप 93 से 95 परसेंटाइल के बीच में आपका स्कोर कहीं दिखाई देगा। 95, 96 परसेंटाइल का मतलब होता है तकरीबन 60,000 रैंक, 60,000 के आसपास रैंक। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते जाते हैं तो अगर आप 150 से 180 के बीच में स्कोर करते हैं तो इजी हो या डिफिकल्ट पेपर हो, आप समवेयर बिटवीन 95 टू 98 परसेंटाइल लाए कर जाते हैं। 96 टू 98, 98 परसेंटाइल का मतलब होता है तकरीबन तकरीबन आपकी 25,000 के आसपास रैंक। और 180 से लेके
अलग अलग पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे लाए करता है, वेरी करता है। तो 180 से लेके अगर आप जाते हैं आगे 210 तक, 220 तक जाते हैं, तो आप 99 परसेंटाइल जंप कर जाते हैं। तो अगर इस किसी भी रेंज में आपका बच्चा आ रहा है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कहां पे। इसका सारा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सिर्फ एक चीज सर्च कीजिए, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। ये सर्च करेंगे, आपको एनालिसिस वहां देखने को मिल जाएंगे। तो क्या स्कोर मेरा बच्चा लेके आए विद्यापीठ के पेपर में या कहीं भी किसी भी टेस्ट में जो लिख रहा है, तो मेरे बच्चे का ठीक नंबर है। मैं कहूंगा सर जितने भी, चाहे मेंस का पेपर हो चाहे एडवांस का पेपर हो, 150 मार्क्स आपका बच्चा मिनिमम स्कोर करे ही करे, इसकी हमें ट्राई करनी होती है। 150 का मतलब अगर टफ पेपर आ जाएगा तो जो बच्चा 150, चाहे इजी पेपर हो चाहे डिफिकल्ट पेपर हो, अगर हमारा बच्चा 150 स्कोर कर रहा है तो डिफिकल्ट पेपर के हिसाब से उसकी परसेंटाइल 98 से ज्यादा आ जाती है, जो लास्ट ईयर के रिजल्ट में आया है। और अगर पेपर इजी है तो जो 150 स्कोर कर रहा है बच्चा, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी आदत बनी हुई है इजी पेपर में अपने आप को थोड़ा और ज्यादा पुश करने की। वो स्ट्रेटजीज हम शेयर करते रहते हैं, तो हमारा बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर लेगा। तो ऑन एन एवरेज अगर बच्चे का सारे पेपर्स का एवरेज, जितने भी पेपर विद्यापीठ में कंडक्ट हुए, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे इजी सेक्शन हो, अगर वो 150 स्कोर कर रहा है तो वो समवेयर सही कर रहा है। पर जैसा कि मैंने बात किया, मैम ने बात किया आपसे, अनएथिकल प्रैक्टिस से स्कोर नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चे को शेप करना है कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस से मार्क्स ना लेके आए, क्योंकि अगर सर वो 100 नंबर लाएगा, अपनी मेहनत से लाएगा, तो हम आसानी से उस बच्चे के नंबर को हल्का हल्का पुश करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर अनएथिकल प्रैक्टिस से उसके नंबर 200 आ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप और हम किसी दिन सरप्राइज हो जाएं, जिस दिन जेई का पेपर हो और उसके मार्क्स एकदम से गिरें और हम सिर्फ ये समझ ना पाए कि ऐसा क्यों हुआ, सिर्फ एग्जाम प्रेशर से हुआ या किस वजह से ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ना हो। तो ऐसे केस में ये जो जो उसका शेप है, जो उसका फॉर्मेशन है, उसका माइंडसेट का फॉर्मेशन है, वो आप और हम मिलके ही कर सकते हैं। जेई एडवांस में सर लास्ट ईयर अगर किसी बच्चे के 110 के आसपास नंबर थे दोनों पेपर मिला के, तो उसकी रैंक तकरीबन 13,000 के आसपास थी। अगर किसी बच्चे के 120 के आसपास थे तो वो 10,000 के आसपास आ गया था। आप डेटा चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे के 135 से 40 के बीच में नंबर रहे दोनों पेपर मिला के, तो तकरीबन 5,000 के आसपास उसकी रैंक आई थी, 5 से 6,000 के बीच में। और किसी बच्चे के 150 से ज्यादा नंबर थे तो वो 3,000 के आसपास रैंक में लाए करने लगा था। तो अगर मेरा बच्चा, मैं हाईएस्ट तो आप पूरा 360 आउट ऑफ 360 भी निकाल सकते हैं, पर लोएस्ट की अगर बात कहूं, तो अगर मेरा बच्चा 150, मैंने वही बोला, मैं 120 नहीं बोलूंगा, मैं फिर से 150 ही बोलूंगा, कि अगर 150 मेरा बच्चा हर टेस्ट में ला रहा है एडवांस के में, तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट स्कोर, गुड। वो धीरे 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 अपने आप को और बढ़िया कर सकता है। पर 150 मतलब तकरीबन लास्ट ईयर के हिसाब से प्रिडिक्शन करें तो हाँ, ठीक ठाक रैंक उसकी वहां पे आ सकती है। तो जेई मेंस में और एडवांस में मेरी पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा जो है एटलीस्ट जिस वीक में पेपर हो उस वीक में बच्चे को पूरा फोकस करने दीजिए, उसको बार बार समझाइए कि बेटा टेस्ट है, इस वीक में टेस्ट है, सिर्फ इस वीक में टेस्ट का सिलेबस पढ़िए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि हर जगह टेस्टिंग से ही आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाएंगे। टेस्ट का फोबिया ही वहां से हटाया जा सकता है। ज्यादा टेस्ट लिखने से ही बच्चे के दिमाग में टेस्ट फोबिया हटाया जा सकता है। ये सर हमारी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों तक पहुंचने की, कि आप लोगों को हम अवेयर कर सकें बार बार कि क्या चीजें बच्चे को अब करनी चाहिए। मैं फिर से वही कहूंगा, एआईटीएस नजदीक है। एआईटीएस के केस में हमारे बच्चों को मेहनत करनी है, हम सबको मेहनत करनी है। अगर हम उसमें जितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, उसके अलावा भी कोई सपोर्ट नीडेड है, तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। आप लोगों से, बहुत लोगों से मेरी मुलाकात आते जाते होती ही रहती है।
मैं फिर से बता देना चाहता हूं सर, मेरा नाम जितेंद्र है, मैं यहाँ जेई डिवीजन देखता हूँ। आपको जब भी मुझसे मुलाकात करने की जरूरत हो आप एसएसटी डेस्क पे कॉल करके आ सकते हैं, हम बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चंस आपकी तरफ से हो तो आप मुझे चैट में लिख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं सर। अर्धशतक बैच, देयर इज नो वीडियो, उसमें क्वेश्चन बैंक डला हुआ है। हम यहां से अपने वीडियोस जो हैं उनको फॉर्म कर रहे थे सर, लेकिन सेंट्रल टीम ने उधर से रोक दिया, उन्होंने बोला कि वहां से ऑलरेडी बना हुआ है, वो अपडेट है। मैं एक बार रिमार्क ले लेता हूं कि वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, पर वो हो जाना चाहिए, आजकल में हो जाएगा सर वो वाला हिस्सा। और कोई क्वेश्चन? सर जेई जो डिस्कशन है वो हमारा प्योर जेई को लेके ही है, यहाँ जो पीसीएम में लेके हम ये कर रहे हैं बातचीत, ये पूरा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पे बेस्ड है। अभी हम उन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं सर। भैया उस जेई के रिगार्डिंग किसी भी तरीके से पीसीएम के सब्जेक्ट्स को लेके किसी भी तरीके से कुछ डाउट्स हो तो बता दीजिए सर। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। पीटीएम शेड्यूल जो है सर वो सेंट्रल टीम की तरफ से आता है हर 2 महीने में। अभी लेटेस्ट हमने 1 महीना पहले कुछ कंडक्ट किया था, पर अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैंने आपको एक सिंपल प्रोसेस बताया। आप एसएसटी डेस्क पे बच्चे को बोल दीजिएगा कि एसएसटी डेस्क से बच्चा जाके और आप टाइम ले सकता है, किस समय आप आके मुलाकात कर सकते हैं। जनरली 2:30 से 4 के स्लॉट में टीचर्स के पास समय होता है ऑन डेली बेसिस, तो आप उस दिन आके मिल सकते हैं। सैटरडेज में 4 बजे के आसपास आप मिल सकते हैं, क्योंकि 3:45 तक क्लास होती है। जी, हमारी तरफ से तो सर इंस्ट्रक्शंस में वो है, फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस में यही है। लेकिन कुछ बच्चे बहुत दूर से ट्रैवल करते हैं, इस वजह से वो कैब वैब की वजह से उसको लेके आते हैं। अभी हम फिर से इंस्ट्रक्शंस में डलवा देते हैं, फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर हम उसे रखवा देते हैं सेफली। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सब लोगों का आने का। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, धन्यवाद।